यस भाई। तो ये उसके हमने अभी 240 पढ़ चुके हैं हम, राइट। अब हम उसका अगला ही पढ़ रहे हैं 250। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा, और जहां तक मुझे भरोसा है शायद इंटर में था। ठीक है, नहीं था, इंटर में नहीं था, इंटर में नहीं था, इंटर में नहीं था, इंटर में। ठीक है, तो ये कहता क्या है, ये डिजाइन किया गया है ऐसे ताकि असिस्ट कर पाए ऑडिटर को कि वो नॉन कंप्लायंस ढूंढ पाए, वो मटेरियल स्टेटमेंट ढूंढ पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुई है क्योंकि कंपनी ने, एंटिटी ने लॉ से नॉन कंप्लायंस किया है। अब एक एंटिटी के ऊपर बहुत सारे लॉज लगते हैं ना, है, और अगर मान लो उनका इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी, बहुत सारे हैं, राइट। अब अगर उनका नॉन कंप्लायंस हुआ है तो उससे मटेरियल स्टेटमेंट तो हो सकती है, कंपनी ने जीएसटी नहीं भरा है या जीएसटी में कुछ घपला कर रखा है, इनकम टैक्स में कुछ घपला कर रखा है, टीडीएस की पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, राइट। तो ऑडिटर ये ऐसे बनाया गया है ऑडिटर को ये बता आइडेंटिफाई करने की मदद करने के लिए, ताकि ऑडिटर को ढूंढ पाए कि नॉन कंप्लायंस अगर लॉज एंड रेगुलेशन से है कि नहीं। अब 250 डिस्टिंग्विश करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कैटेगरीज के अंदर। वो कहता है आप जो लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं ना कैंडिडेट के ऊपर, दो हिस्सों में बांटते। पहला जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, और दूसरा जो अदर लॉज एंड रेगुलेशंस, समझे। ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है एफएस के ऊपर, या तो वो एफएस के अमाउंट को छेड़ते हैं, एफएस में डिस्क्लोजर को छेड़ते हैं, और दूसरे जो अदर लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो एफएस को नहीं छेड़ रहे। ओके, तो the provisions of those laws and regulations generally recognized to have a direct effect on the determination of material amount or disclosure in the FS, such as tax laws, labor laws. Okay, examples है laws के जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है, राइट। अब तू कह रही है ये लेबर लॉ कैसे आ गया है लिखा हुआ। अब ये तो एग्जांपल है ना, जस्ट लेबर लॉ से प्रोविजन बनाने पड़ते हैं ना, वही तो, तो वैसे भी प्रोविजन, एग्जांपल ही तो है बस। हाँ, पर ये सेम टू सेम एग्जांपल आपके पेपर में एक केस स्टडी के अंदर आ सकता है कि वो एक ऐसा ही दिखा दें कि लेबर लॉ से कंप्लाई नहीं हो रहा है, तो बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, क्या करो। तो याद रखो कि लेबर लॉ भी है। ओके, अब अगर वो डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज एंड रेगुलेशन है तो उसके लिए क्या बोलता है ऐसे, ये ऐसे बोलता है ऑडिटर को कि भाई साहब डायरेक्ट वालों के लिए तो आप ऑब्टेन करो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि एंटिटी कंप्लाई कर रही है इनके साथ। ठीक है, the auditor responsibility is to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the compliance with the provisions of those laws and regulations. Okay, अब जब ऑडिटर आ गया अदर लॉज के ऊपर, other laws and regulations that do not have a direct effect on the determination of amount and disclosure in the FS, but compliance with which may be fundamental to operating aspects of business, to an entity ability to continue its business or to avoid material penalties. उसने कहा इन लॉस का इफेक्ट डायरेक्टली तो नहीं होता एफएस के ऊपर, एफएस के ना तो अमाउंट पे ना तो डिस्क्लोजर पे, पर इनका कंप्लायंस बहुत जरूरी है ताकि कंपनी का ऑपरेटिंग एस्पेक्ट चलता रहे और कंपनी कंटिन्यू कर सके अपना बिजनेस और उसमें मटेरियल पेनल्टीज ना लगे, राइट। अब इन्होंने ऐसे लॉज और रेगुलेशंस की भी एग्जांपल दिए। उन्होंने कहा कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग लाइसेंस। आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो जिसमें ऑपरेटिंग लाइसेंस लगता है, फार्मा जैसे, अब अगर आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस छीन लेंगे। आपका लाइसेंस छीन लेंगे तो आपका गोइंग कंसर्न ही नहीं रहोगे आप। ठीक है, बैठ गया, क्या हुआ, भट्टा बैठ गया, राइट।
Okay, okay. Okay, compliance with regulatory and solvency requirement, Hmm. right? अगला है compliance with environmental regulations. ओके, इन तीनों को भी मतलब कि याद तो नहीं, मतलब इनको ध्यान में रखो कि अगर पेपर में केस स्टडी में दिख जाए तो पता लग जाए कि अदर लॉ है या ये डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉ है, राइट? Hmm. Okay. Non-compliance with such laws and regulation may therefore have a material effect on FS. कि अगर इनसे भी नॉन कंप्लाई हो सकता है, मटेरियल क्या लिखते हैं लोग, मटेरियल इफेक्ट, नॉट डायरेक्ट इफेक्ट. Hmm. ओके, तो Hmm. अदर लॉस का मटेरियल इफेक्ट हो सकता है एफएस के ऊपर. तो अदर Hmm. लॉस एंड रेगुलेशंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इस एसए ने ऑडिटर को? तो ऑडिटर ने यहाँ पर घुमा के बोला, ऑडिटर कहता है कि भैया ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स, कि आपको कुछ स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स ही करने हैं. और वो क्या Hmm. क्या क्यों करने हैं? टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद दोस लॉज एंड रेगुलेशन. अब डायरेक्ट वालों में क्या था कि ये सब्सटेंटिएट करो कि भैया कंप्लाई हुआ है. इनडायरेक्ट में Hmm. क्या है, ये देखो कि नॉन कंप्लाई तो नहीं हुआ है. Hmm. मतलब डिफरेंस है ना दोनों बातों में, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, Hmm. राइट? तो जिनका Hmm. डायरेक्ट इफेक्ट है उनके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि obtain sufficient and appropriate audit evidence that the entity has complied with the laws and regulations. जब हम आ चुके Hmm. हैं इनडायरेक्ट पे तो बोलते हैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स टू हेल्प टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस. आपको सिर्फ नॉन कंप्लायंस ढूंढना है कि कहीं नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुआ है, Hmm. राइट? Hmm. ओके, अब आ गए हम आगे. अब यहाँ बात हुई ऑब्जेक्टिव क्या है. तो ऑब्जेक्टिव हमने ऊपर पढ़ ही लिए हैं, इन्होंने वही लिखे. Hmm. तो ये पहला है डायरेक्ट लॉ के लिए, to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding compliance with the provision of those laws and regulations generally recognized to have direct effect on the determination of material amount and disclosure in the FS. क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने पहले लिखा कि जो हम उसके लिए करते हैं डायरेक्ट इफेक्ट वालों के लिए कि ऐसे ए ऑब्टेन करना है, राइट? Hmm. और फिर इन्होंने डायरेक्ट इफेक्ट वाले का पूरा नाम लिखा कि compliance with those laws and regulations that have direct effect on the determination of material amount and disclosure in the FS. राइट? हाँ. अभी आ गया नेगेटिव. परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर टू हैव टू आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन दैट मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनी प्रॉब्लम? ये नेगेटिव No. वाला, अदर लॉज एंड रेगुलेशन वाला. अब थर्ड Hmm. ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपको टू रिस्पॉन्ड appropriately to non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulations identified during the year. अगर यहाँ पे कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है दोनों में तो उसको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना. कि किसी को बताना है, जो मैंने बताया था ना पिछले फ्रॉड में भी, क्या किसी रेगुलेटरी बॉडी को जाके बताना है, टीसीडब्ल्यूजी को Hmm. बताना है, एंगेजमेंट छोड़ दूं तो किसको बताना है, Hmm. राइट? वही वाला की रिस्पॉन्स कैसे. ओके, Okay. अब हम आगे आगे. तो इन्होंने बोला अब बताओ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन. तो किसकी Hmm. जिम्मेदारी है कि उसे लॉज एंड कंपनी एंटिटी लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई कर रही नहीं करती? तो इन्होंने बोला Management. Hmm. रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि उस मैनेजमेंट कंप्लाई करे और उसके ऊपर ओवरसाइट हो टीसीडब्ल्यूजी की कि एंटिटी की जो ऑपरेशंस हो रहे हैं आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद the provision of law and regulation including compliance with the provision of law that determines the reported amount and disclosure in the entities acts. कि आप कंप्लाई कर रहे हो अदर लॉ से भी और डायरेक्ट जिनके डायरेक्ट इफेक्ट है उन लॉ से, राइट? Hmm. Hmm. ठीक है. अब इन्होंने बोला कि एंटिटी कंप्लाई करती रहे, इसके लिए क्या कर सकती है एंटिटी? द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एन एंटिटी में इम्प्लीमेंट. टाइप ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या कर सकती है एंटिटी जिससे वो
मेक श्योर कर पाए कि वो कंप्लाई कर रही है, राइट? हम्म So example of type of policy and procedure an entity may implement to assist in prevention and detection of non-compliance with laws and regulations, ताकि prevent कर पाए, detect कर पाए कि non-compliance with है कि नहीं laws and regulations। ओके, तो क्या है पॉलिसी प्रोसीजर? सबसे अच्छा आप पहले मॉनिटर करो लीगल रिक्वायरमेंट, monitoring legal requirement and ensuring that operating procedures are designed to meet these requirements। अब मॉनिटर करो क्या क्या आप पे लीगल रिक्वायरमेंट लगती हैं, और फिर ये मेक श्योर करो जो आपके ऑपरेशंस हैं ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये डिजाइन है इस तरीके से कि मीट कर सके इन रिक्वायरमेंट्स। दूसरा, और बढ़िया, खुद से नहीं हो पा रहा है तो एक लीगल एडवाइजर रखना, एंगेज अ लीगल एडवाइजर टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ओके, ओके पहला क्या है, मॉनिटर करो लीगल रिक्वायरमेंट। दूसरा है खुद से नहीं हो पा रहा तो एक लीगल एडवाइजर रखना, ठीक है। तीसरा, डेवलप करो, पब्लिश करो और ये जो फॉलो करो। एक सेकेंड, ये जो आ रहे हैं प्रोसीजर्स जितने भी आ रहे हैं मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट, ये सेकंड वाले के लिए या फर्स्ट वाले के लिए? दोनों, दोनों के लिए। ओके हाँ, ओके अनलेस अदरवाइज मेंशन, आपको हमेशा यही मानना है कि दोनों, ओके ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पर, पहला था कि आप मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स को खुद देखो। दूसरा है लीगल एडवाइजर रख लो। तीसरा, आप डेवलप करो, पब्लिश करो, फॉलो करो, क्या, एक कोड ऑफ कंडक्ट, ओके ठीक है। डेवलप भी करना है, पब्लिश भी करना है और फॉलो भी करना है, ठीक है। इंश्योर करो जो भी एम्प्लॉइज हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेन है और अंडरस्टैंड करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ओके ठीक है। क्या है, कुछ कह रही है? नहीं नहीं ठीक है, तो पहला क्या है, आपको मॉनिटर करनी है लीगल रिक्वायरमेंट्स खुद से। दूसरा, लीगल एडवाइजर रख लो। तीसरा, कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करो, पब्लिश करो, फॉलो करो। चौथा, कोड ऑफ कंडक्ट को मेक श्योर करो कि आपके एम्प्लॉयज को समझ आता है, प्रॉपर्ली ट्रेन्ड है। ओके। तीसरा, कि आप मॉनिटर करो कंप्लायंस, क्या आपके कोड ऑफ कंडक्ट से कंप्लायंस कर रहे हैं नहीं कर रहे एम्प्लॉय, ठीक है। और डिसिप्लिन करो उन एम्प्लॉयज को जो फेल कर रहे हैं कंप्लायंस करने से। तो 2 पॉइंट्स थे हमारे मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट पे, 3 पॉइंट है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, राइट? ओके ठीक है। अब हमारे पास छठा और सातवां। अब छठा क्या बोलता है, रजिस्टर करो, रजिस्टर रखो एक, कि एक रजिस्टर बना के रखो कि जिसमें आप ये नोट करते रहो कि आपके ऊपर कौन कौन से सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं। Maintaining a register of significant laws and regulations with which entity has to comply within the particular industry and a record of complaints. ओके Okay. लास्ट है हमारा कि आप इंस्टीट्यूट करो ऑपरेटिंग appropriate procedures, appropriate system of internal control. इंस्टीट्यूट करो एंड ऑपरेटिंग ऑफ appropriate system of internal controls. Any problem? नो नो ठीक है। अब क्या बोला है इन्होंने, इन लार्ज एंटिटी these policies and procedure may be supplemented by assign। ये क्या हो सकता है, हम ना हो सकता है किसी को असाइन कर दें, इसमें लिखा है इन लार्जर एंटिटी these policy and procedure may be supplemented by assigning appropriate responsibility to internal audit function, audit committee और compliance function। हो सकता है इस काम के लिए हम इनमें से किसी कमेटी को, इसका ही किसी का फॉर्मेशन करते हैं, या तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, या फिर ऑडिट कमेटी का, या फिर कंप्लायंस फंक्शन। लार्ज एंटिटीज में ही होता है। ओके, ओके तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। The auditor is not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all laws and regulations। हमने देख ही लिया है कि कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी किसकी थी, मैनेजमेंट की, विद ओवरसाइट ऑफ TCWG। तो ऑडिटर तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, ये तो हमें पहले से पता है, राइट, कंप्लाई करने के लिए। इन्होंने ये भी मना कर दिया कि ये भी नहीं है कि ऑडिटर सारे नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट भी कर सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, अब ऐसा क्यों है कि ऑडिटर सारे को वो भी नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता?
क्योंकि यहाँ पर एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, ये ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है, ठीक है। अब वो इनहेरेंट लिमिटेशन को यहाँ पर इन्होंने अच्छे से समझाया कि in the context of laws and regulation, the potential effect of inherent limitation on the auditor's ability to detect material misstatement are greater for such reason as following. ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशन को क्यों नहीं दे सकता, क्यों वहां पर इनहेरेंट लिमिटेशन है, उसके लिए 3 वजहें हैं। There are many laws and regulations relating principally to operating aspect of the entity that typically do not affect FS and are not captured by entity's information system. इसने बोला ऐसे बहुत सारे वो हो सकते हैं लॉज एंड रेगुलेशन जो सिर्फ उनके ऑपरेटिंग एस्पेक्ट पे लगते हैं, राइट। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई वो नहीं कर रहा रिकॉर्डिंग। तो ऑडिटर पता कैसे लगाए कि इन पे ये लगता है, और दूसरा अगर लगता है फिर कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके ओके, दूसरा नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व कंडक्ट डिजाइन टू कंसील इट सच एज कल्यूजन, फ्रॉडरी, डेलिब्रेट फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल, इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन बीइंग मेड। अब इन्होंने क्या बोला, अगला क्या है कि हो सकता है जो इन्होंने नॉन कंप्लाई किया है ना, हमने पढ़ा था जब फ्रॉड होता है तो अब नॉन कंप्लाई कर रहा है, मान लीजिए फ्रॉड के तौर पे नॉन कंप्लाई कर रहा है, तो फिर वहां पर कल्यूजन, फ्रॉडरी, डेलिब्रेट फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ा था हमने फ्रॉड के चैप्टर में। हाँ कि फिर अगर उन्होंने करा है कोई फ्रॉड तो फिर कंसील करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो उसको ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इनहेरेंट है, लिमिटेशन है इसकी। ओके, थर्ड, whether an act constitute non-compliance is ultimately a matter of legal determination by court. मान लीजिए एक नॉन कंप्लायंस हो गया, ऑडिटर कहता है ये नॉन कंप्लायंस है, राइट। उसके बाद कंपनी बोलती है भाई साहब कैसे नॉन कंप्लायंस है, पूरी इंडस्ट्री कर रही है ये, ठीक है। या फिर वो कहती है कैसे नॉन कंप्लायंस है, ये देखो ये जजमेंट आई हुई है। तो अब वो नॉन कंप्लायंस है या नहीं है, अब वो कोर्ट को डिसाइड करना है, तो ऑडिटर उसमें कुछ नहीं कर सकता। ऑडिटर को ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो नॉन कंप्लायंस है कि नहीं, ठीक है। ओके तो हमारे 3 क्या कहते हैं, या तो वो लॉ एंड रेगुलेशन ऑपरेटिंग एस्पेक्ट से रिलेट करता है, ठीक है, या फिर ऐसा डिजाइन करा गया है ताकि उसे कंसील किया जा सके, ठीक है, या फिर वो कोर्ट ही बताएगा कि नॉन कंप्लायंस है। ओके ठीक है, अब यहाँ पर एक अच्छी लाइन लिखी है, ordinarily the further removed non-compliance is from the event in transaction reflected in the financial statement, the less likely the auditor is to become aware of it to recognize the non-compliance. क्या हो गया? हेलो हेलो, लाइन समझ आई? Ordinarily the further removed non-compliance is from the event and transaction reflected in FS, the less likely the auditor is to become aware of it or to recognize the non-compliance. मतलब ये है कि जितना जो नॉन कंप्लायंस है वो एंटिटी के इवेंट्स और ट्रांजैक्शन से लाइक दूर है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना कम उसका इफेक्ट है उतना ही कम हो जाएगा ऑडिटर की वो रिकॉग्नाइज कर पाए उस नॉन कंप्लायंस को। आई थिंक जितना इवेंटेड ट्रांजैक्शन से दूर है, जितना उनके ऑपरेटिंग एस्पेक्ट पे लगता है वो, उतना ही ऑडिटर को बहुत लेस लाइकली है कि ढूंढ पाएगा। हाँ ठीक है, हाँ और अब हम आ चुके हैं कि द ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अब क्या करना है ऑडिटर को, सबसे पहले ऑडिटर जाता है तो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है, राइट। तो एज अ पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग of entity and its environment, the auditor shall obtain a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and the industry or sector in which the entity operates. जब वो अंडरस्टैंडिंग लेता है शुरुआत में जाकर, तो उसे अंडरस्टैंडिंग उसके लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी लेनी, ओके, और उसे ये भी जानना है हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क। जब वो अंडरस्टैंडिंग ले जाएगा तो दोनों काम करेगा, आप पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं और आप कैसे कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
The auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the compliance with the provision of those laws generally recognized to have direct effect on the determination of amount or disclosure in the FS. Such laws and such laws, for example, could relate to the form and content of FS or industry specific financial reporting issues. ये वही लिखा है डायरेक्ट लॉज वाला. उसे डायरेक्ट लॉस के लिए क्या लेना है? डायरेक्ट लॉस के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है. राइट. अब आएगा इनडायरेक्ट लॉस वाला. मैं उसे इनडायरेक्ट उसको डायरेक्ट बोलूंगा कि डायरेक्ट इफेक्ट है, और जो अदर है उनको इनडायरेक्ट बोलूंगा. ओके ठीक है. अब द ऑडिटर शेल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर. वहां पे लिखा था ना कि इनडायरेक्ट के लिए ऑडिटर को कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स. तो वो कौन से हैं वो यहाँ लिखा है. Auditor shall perform the following audit procedure to help to identify instances of non-compliance with other laws and regulations that may have material effect on the financial statement. Auditor कौन से procedure perform करने हैं वो ये दो हैं. Inquiry of management and inspecting correspondence. So inquiry of management and where appropriate TCWG as to whether the entity is in compliance with such laws and regulation. Entity के management जाके पूछो, inquiry करो कि भैया comply कर रहे हो. ठीक है. दूसरा, इंस्पेक्ट करो कॉरेस्पॉन्डेंस इफ एनी विद रेलेवेंट लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज. जिनके वो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, देखो कि उसमें से रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ अगर इनकी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है तो उसको इंस्पेक्ट करो कि कहीं वहां से लेटर आ गया हो कि तुम्हारा नॉन कंप्लायंस हो रखा है. राइट. तो आप उसकी बस इंस्पेक्ट करो. तो दो काम क्या करने हैं, जाकर पहले तो मैनेजमेंट से पूछ लो और फिर ये देखो कि कोई इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है कि नहीं. ओके. ओके. अब हम आ गए यहाँ पे. Certain other laws and regulations may need particular attention by the auditor because they have fundamental effect on the operation of the entity. Non-compliance with laws and regulations that have fundamental effect on the operation of the entity may cause an entity to cease operation or call into the question the entity's continuance as going concern. कुछ laws and regulations ऐसे भी हो सकते हैं जिसका फंडामेंटल इफेक्ट हो एंटिटी के ऑपरेशन के ऊपर और उस पे ऑडिटर को अटेंशन ज्यादा करनी है. राइट. मैंने बताया था ना कि हो सकता है कि उन्होंने कोई लाइसेंसिंग का वो तोड़ दिया है. अब उनका गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा. तो ऐसी जगह पे ऑडिटर को ज्यादा ध्यान देना. ओके. ये वाला. There are also many laws and regulations relating principally to the operating aspect of the entity that typically do not affect the FS and are not captured by the entity information system to the financial report. ये हमने पढ़ लिया पहले. ठीक है. अब यहाँ पर आ गए. The auditor shall request management and where appropriate TCWG to provide उन्हें written representation that all the known instances of non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulations those affect should be considered when preparing FS have been disclosed to the auditor. उसे मैनेजमेंट से जाकर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि जितने भी मैनेजमेंट को पता था ना कि नॉन कंप्लायंस है, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है लॉज एंड रेगुलेशन के साथ, जिनका इफेक्ट एफएस पे आना चाहिए था, वो ऑडिटर को बता दिए गए. ओके. 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 अगला, audit procedure when non-compliance is identified or suspected. If auditor became aware of the information concerning an instance of non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulation, अगर auditor को ऐसी information मिली है जिससे लग रहा है कि non-compliance हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करेगा? An understanding of the nature of the act and the circumstances in which it has occurred. किस तरह का एक्ट है वो और किन circumstance में हुआ है वो. ओके. ठीक है. दूसरा क्या करना है? फर्दर इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट पॉसिबल इफेक्ट ऑन द एफएस. पहले देखना है क्या नेचर है उस एक्ट का और किस सर्कमस्टांस में हुआ है. उसके बाद देखना है उनका एफएक्स पे क्या इफेक्ट है. ओके. ठीक है. अब आगे यहाँ फॉर सस्पेक्टेड नॉन, ऑडिटर को सस्पेक्ट हुआ है कि देयर इज अ नॉन कंप्लायंस. ठीक है. तो इफ ऑडिटर सस्पेक्ट्स देयर मे बी नॉन कंप्लायंस,
हो सकता है यहाँ पर एक नॉन कंप्लायंस हो। द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट TCWG। ऑडिटर को सबसे पहले जाकर मैनेजमेंट से बताना कि भाई साहब हमें लगता है कि ये एक नॉन कंप्लायंस हुआ है, और साथ TCWG को बताना कि हमें लगता है कि ये एक नॉन कंप्लायंस हुआ है। एंड इफ मैनेजमेंट or as appropriate TCWG do not provide sufficient information that suppose that entity is in compliance with laws and regulation, and in the auditor's judgment the effect of the suspected non-compliance may be material to the financial statement, the auditor shall consider need to take and legal advice। अब वो गया मैनेजमेंट के पास, वो गया TCWG के पास कि मुझे लगता है ये एक आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो उस लॉ रेगुलेशन से। तो अगर तो वो दोनों उसको ये सफिशिएंट प्रूफ नहीं दे पाए कि हम कंप्लायंस में हैं, आपका मानना गलत है, ठीक है। अगर वो प्रूफ नहीं दे पाए तो ऑडिटर को बोला गया कि भैया एक लॉयर के पास जाओ और पूछ लो कि आपका क्या दायित्व है इस सिचुएशन, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है ना, वो सीधा सा भागता हुआ जा नहीं सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कि देखिए देखिए मेरा क्लाइंट चोर है, राइट। वो एक लॉयर से आके कंसल्ट करो कि इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, अगर मैं बता दूंगा तो मेरे पे कॉन्फिडेंशियलिटी के ब्रीच के लगेंगे नहीं लगेंगे रूल्स। ओके ओके हाँ। अब आगे हम अगले पे। इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, the auditor shall evaluate the effect of lack of sufficient appropriate audit evidence on the auditor's opinion। अगर उसे सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस हुआ है, उसके लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती, तो उसे देखना है कि मेरे ओपिनियन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर तो मान लो कि इसका जो इफेक्ट है वो मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मॉडिफाई कर दूंगा, राइट, क्वालिफाई रिपोर्ट, राइट। वरना फिर अगर मटेरियल भी और परवेसिव भी है तो फिर हमारे पास एडवर्स ओपिनियन होता है, एडवर्स तो देंगे नहीं इस केस में, ठीक है। और वो एडवर्स होता है, और एक और होता है क्या कहते हैं उसे, नाम भी भूल गया, तीन होते हैं ना, एक तीन होते हैं ना, एक ट्रू एंड फेयर, एक एडवर्स और एक नहीं कुछ और कहते क्वालिफाइड हैं, नहीं होता, कुछ और कहते हैं उसे। नहीं हाँ कुछ और इसलिए वो कहते हैं। रिजर्व कर लेता है अपना ओपिनियन, रिजर्व कर लेता है कि आई विल नॉट गिव अ ओपिनियन, हाँ डिस्क्लेमर वही डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर हाँ। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सो इस केस में अगर तो मटेरियल होगा और परवेसिव होगा तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा, और अगर वो परवेसिव नहीं होगा तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा, राइट। अब यहाँ पर आ गए हम। The auditor shall evaluate the implication of non-compliance in relation to other aspects of the audit, including the auditor's risk assessment and the reliability of written representation, and take appropriate action। अब ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को इवेल्युएट करना है कि जो नॉन कंप्लायंस है ना, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस इन अदर एस्पेक्ट। अगर उसे नॉन कंप्लायंस मिल गया तो पहले तो उसे सोचा था कि नॉन कंप्लायंस नहीं है, तो उसने रिस्क असेसमेंट उस हिसाब से करी थी। अब उसे मिल गया आगे जाकर नॉन कंप्लायंस, तो अब उसे दोबारा रिस्क असेसमेंट के बारे में सोचना होगा कि मैंने रिस्क असेसमेंट जो करी थी क्या वो सही थी, और उसे इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचना होगा कि ये जो ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी थी ना हमने मैनेजमेंट से कि आपने हमें सब कुछ बता दिया है जितना भी आपको पता था, राइट है, तो अब उसे उस पे वो होगा क्या इन्होंने सही बताया था मुझे। किस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड बोल रहा है? हाँ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन था ना कि मैनेजमेंट को एक जगह बताना है था, कि हाँ गया एक था जगह वो आया भी, था, आया था। आया तो था, मुझे भी पता है गया था। नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, गया ये गया रहा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो हाँ ये था ना कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगनी है उससे हमें कि हाँ आप बता दो सारे सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कंप्लायंस, तो अब हाँ उसे उन्होंने दे दी थी रिपोर्ट कि भाई साहब ये लो कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, और उसे आगे जाकर मिल गया, तो अब उसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी दोबारा सोचना पड़ेगा कि ये सही भी है कि नहीं, ऐसी पकड़ा दी मुझे, ठीक है। आगे हम अगले पे। अब तो रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। तो reporting non-compliance to TCWG unless all TCWG are involved in management. The auditor shall communicate all matter involving non-compliance other than when method is clearly in
इनकॉन्सिक्वेंशियल, हम्म मतलब कि अगर तो सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट में नहीं है तो आप मैंने टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे सारे नॉन कंप्लायंस जो भी आपको मिले हैं, प्रोवाइडेड वो इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, मतलब कि बहुत ही छोटे, तुच्छ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। इफ नॉन कंप्लायंस इज believed to be intentional and material, should communicate to TCWG as soon as possible। अगर तो पता लगता है कि ये जो नॉन कंप्लायंस हुए ये मैनेजमेंट ने इंटेंशनली करे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी TCWG को बताओ। ओके, if auditor believe that both TCWG and management are involved, then he should communicate to the next higher level authority at the entity if it exists, such as audit committee or supervisory board। अगर तो उसे लगता है TCWG मैनेजमेंट दोनों ही चोर है, ठीक है, तो देखो कि एंटिटी में क्या उससे उनसे हायर अथॉरिटी है, जैसे कि ऑडिट कमेटी और सुपरवाइजरी बोर्ड, अगर है तो उनको बताओ, और नहीं है and when no higher level authority exists or if auditor believes that the communicating may not be acted upon or is unsure as to the person to whom to report, the auditor shall consider need to take legal advice। अगर उसे पता ही नहीं है कि किसको कम्युनिकेट करना है या हायर अथॉरिटी है ही नहीं, तो वकील के पास भाग जाओ और पूछो कि भैया क्या किया जाए। ओके, ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पे। Reporting non-compliance in the auditor's report on the financial statement. If auditor concludes that non-compliance has a material effect on the FS and has not been adequately reflected in FS, the auditor shall, in accordance with 705, express qualified or adverse opinion। अगर उसे लगता है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है और ये नॉन कंप्लायंस उन्होंने अपने एफएस में अच्छे से डिस्क्लोज नहीं किया है, तो हम अगर ये परवेसिव है तो एडवर्स दे देंगे और अगर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड दे देंगे। राइट, मटेरियल होना चाहिए पर, ठीक है। इफ द नेक्स्ट, इफ द ऑडिटर precluded by the management or TCWG from obtaining SAAE to evaluate whether non-compliance that may be material or to the financial statement has or likely to have been occurred, the auditor shall express qualified or disclaimer of opinion। अगर तो उन भाई साहब को इतना मौका ही नहीं दिया गया, उसे प्रिक्लूड किया गया कि भाई साहब नहीं, ये मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत देखो, वो पता नहीं लगा पाया कि जो नॉन कंप्लायंस है वो है भी ही नहीं है, तो अगर तो उसका इफेक्ट अगर वो होता तो परवेसिव होता, मटेरियल तो है ही है, तो वो दे देगा हमारा डिस्क्लेमर, और अगर उसे लगता है कि वो परवेसिव नहीं होता तो क्वालिफाई। राइट, ठीक है। नेक्स्ट, if auditor is unable to determine whether non-compliance has occurred because of limitation imposed by circumstances rather than management or TCWG, the auditor shall evaluate the effect on auditor's opinion in accordance with 705। अगर तो मैनेजमेंट ने तो नहीं रोका और सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं कि वो आदमी चेक नहीं कर पा रहा कि नॉन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ, तो फिर उसको ऑडिटर को क्या उसके ओपिनियन पे इफेक्ट पड़ेगा उसे वो देखना चाहिए। ओके, ओके। अब reporting non-compliance to regulatory or enforcement authorities. If auditor has identified or suspect non-compliance with laws and regulations, the auditor shall determine whether the auditor has responsibility to report the identified or suspected non-compliance to party outside the entity। उसे सोचना होगा कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं बीच में तो नहीं आ रही। ऐसा होता है क्या, आप टैक्स आप ऑडिट करने गए किसी क्लाइंट का, वहां पता लगा है टैक्स चोरी कर रहा है, तो आप जाकर क्या सीधा बता देते हो जाकर इनकम टैक्स को? नहीं, ठीक है। लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन। The auditor shall document identified or suspected non-compliance with laws and regulations and the result of discussion with management and where applicable TCWG and other party outside the entity। ठीक है, उसे सारे नॉन कंप्लायंस को डॉक्यूमेंट करना है, जो उसे मिले हैं वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, और सारे डिस्कशन को जो मैनेजमेंट के साथ किया है या टीसीडब्ल्यूजी के साथ किया है या एंटिटी आउटसाइड द एंटिटी पार्टी साथ किया है। एंड दैट्स योर SA 250।
हाँ छोटा सा था ना, ओके, क्या? वो छोटा सा था ना। हाँ सही था, छोटा सा